नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे महाकाव्य के रूप में साकेत, यानी साकेत को महाकाव्य कहा जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, साकेत की अगर बात करें तो साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसमें स्त्री पात्र को आधार बनाकर समाज की उपेक्षित नारी को विशेष स्थान दिया गया है। यही इस साकेत जो रचना है, ये एक इसकी विशेष बात है कि ये रचना किस पर आधारित है। मुख्य रूप से ये स्त्री पात्र पर आधारित है और वो कौन है? उर्मिला है। इस रचना को महाकाव्य मानने के लिए विद्वानों के अलग अलग मत हैं। देखिए, इतनी आसानी से किसी भी रचना को महाकाव्य विद्वान स्वीकार नहीं करते, इसीलिए इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार उनके सामने उन्होंने रखे हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें आचार्य विश्वनाथ। देखिए, महाकाव्य में ये आचार्य विश्वनाथ ने इसे क्या कहा है? एकार्थ काव्य कहा है। महाकाव्य में कथा प्रवाह विविध भंगिमा के साथ मोड़ लेता हुआ आगे बढ़ता है, किंतु एकार्थ काव्य में कथा प्रवाह के मोड़ कम होते हैं। यानी एक अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला जो काव्य है वो निरंतर सरल तरीके से आगे बढ़ता है और उसमें मोड़ यानी जगह जगह उसमें नए परिवर्तन कम होते हैं, यानी मोड़ कम आते हैं। अधिकतर वर्णनों या व्यंजनाओं पर ही कवि की दृष्टि रहती है, जैसे गंगावतरण, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी आदि वस्तुतः एकार्थ काव्य ही है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। देखिए, इससे पहले भी अनेक महाकाव्य लिखे जा चुके हैं जिनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, जो राम पर आधारित है, जैसे रामायण है, स्वयंभू का जो पवनचरियु है, ये राम कथा पर आधारित रचनाएं हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस है। लेकिन साकेत अपना खास स्थान रखता है। क्यों रखता है? जैसा कि मैंने बताया कि स्त्री पात्र का चित्रण करने के कारण इसका एक विशेष स्थान है। उसी बात को ध्यान में रखकर विद्वानों के विचार यहाँ पर हम देख रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? जीवन काव्य कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा प्रबंध काव्य माना है। ये इसे महाकाव्य न मानकर एक प्रबंध काव्य स्वीकार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे महाकाव्य कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। यानी इसमें इतनी शक्ति है कि युग को बदलने की ताकत इसमें है। समस्त हिंदी जगत को इसका गर्व और गौरव है। ये किसने कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अब अगर हम महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर अगर साकेत का विश्लेषण करें तो वो हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कथानक। महाकाव्य का कथानक कैसा होना चाहिए? वो ऐतिहासिक होना चाहिए या इतिहास के किसी घटना या पात्र पर आश्रित होना चाहिए। अगर हम बात करें साकेत की तो ये इतिहास की किसी घटनाक्रम या पात्रों पर ही आधारित है। राम की बात करें, लक्ष्मण की बात करें, सीता की बात करें, उर्मिला की बात करें, तो ये सभी पात्र ऐतिहासिक पात्र हैं। ये हमारे इतिहास में भी इस कथा का वर्णन हमें मिलता है। तो हम कथानक के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कह सकते हैं कि साकेत में महाकाव्य के लक्षण है या साकेत महाकाव्य है। कथानक में पात्रों की अगर बात करें तो पात्र कैसे होने चाहिए? जो कथा है उसमें पात्रों का चरित्र अलौकिक ना होकर मानव के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर राम भी तो मानव के रूप में चित्रित हुए हैं, सीता भी यहाँ पर सामान्य स्त्री के रूप में है, उर्मिला है, मांडवी है, लक्ष्मण है, भरत हैं। सभी जो कथा के पात्र हैं वो सामान्य जीवन जीते हैं और सामान्य मानव के रूप में है, ना कि अलौकिक परमात्मा प्रभु या अलौकिक ईश्वर के रूप में। उसके बाद अगर हम देखें विस्तार की बात, देखिए जो कथानक का विस्तार है या कथानक का कलेवर, जिसमें जीवन के विविध रूपों का वर्णन होना चाहिए। तो अगर हम बात करें साकेत की तो साकेत का कथानक भी जीवन के विविध रूपों को अपने भीतर समाये हुए हैं। उस समय की जो परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, वो सब हमें यहाँ साकेत में नजर आती हैं। इसके साथ साथ जो वर्तमान समय का आधुनिकता का समावेश भी अगर हम देखें तो वो भी इसमें दृष्टिगत होता है। जैसे हम यहाँ पर बता सकते हैं जो गांधीवादी प्रभाव वो भी साकेत में दृष्टिगत होता है। इसके साथ साथ जो समसामयिक
राम के समय काल में या उर्मिला ने जो समस्याएं देखी अपने जीवन में, वो तो इसमें चित्रित है ही। इसके साथ साथ जो समसामयिक समस्या है या समसामयिक जो अन्य घटनाएं हैं उनको भी यहाँ शामिल किया गया। लेकिन केवल समस्याओं का उद्घाटन ही नहीं किया बल्कि उनका समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास ये कर रहे हैं, क्योंकि साकेत केवल इतिहास पर आधारित रचना नहीं है बल्कि इतिहास के माध्यम से वर्तमान जीवन को प्रभावित करने वाली रचना है। और ऐसा ही इस कथानक का कलेवर अगर हम कहें तो बना हुआ है, या गुप्त जी ने ऐसा ही कथानक की रचना यहाँ पर की है। उसके बाद अगर हम इसके विन्यास की बात करें तो कथानक की संघटना नाट्य संधियों के विधान से युक्त है और होनी चाहिए। ये किसमें? महाकाव्य का लक्षण है, अर्थात महाकाव्य के कथानक का विकास क्रमिक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर कथानक की बात करें तो इस कथानक का विकास भी क्रमिक ही हो रहा है और सर्गबद्ध है। सर्गबद्ध यानी सर्गों में बंधा हुआ है। 12 सर्ग है, 1 से लेकर 12 तक जो सर्ग है सब में घटनाक्रम क्रम से चलती है, एक के बाद एक घटनाएं घटित होती है। सबसे पहले राम और सीता का जो गृह त्याग है या वन गमन है, उसके बाद उर्मिला का विरह है, या उर्मिला जैसे 9वें खंड में हमने देखा कि उर्मिला का विरह वर्णन है, चित्रण है। उसके बाद अंत में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन होता है जिसके साथ ये कथानक समाप्त होता है। तो ये सर्गबद्ध है। 12 के 12 जो इसके सर्ग हैं उनके संक्षिप्त रूप से कथा के बारे में मैंने इसकी पहली वीडियो में बताया है, वो आप ज़रूर देखें इसके साथ, ताकि आपको सभी सर्गों में जो कथानक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर देखें तो कथा का विकास क्रमिक ही हुआ है, यानी सर्गबद्ध हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें नायक की, देखिए महाकाव्य का नायक देवता के समान होना चाहिए, क्षत्रिय हो, जिसका चरित्र धीरोदात्त गुणों से समन्वित हो, अर्थात वह महासत्व, अत्यंत गंभीर, क्षमावान, अविकथन, स्थिर चरित्र, निगूढ़, अहंकारवान और दृढ़ व्रत होना चाहिए। ये सब गुण किस में मिलते हैं? राम में मिलते हैं, लक्ष्मण में मिलते हैं, भरत में मिलते हैं। अगर हम अन्य पात्रों की बात करें तो उनमें भी ये गुण देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी नायक उच्च कुल का ही है, और जो महाकाव्य के नायक के गुण होने चाहिए वो गुण साकेत के नायक में भी मिलते हैं। साकेत का नायक कौन है? राम है। और इसके साथ अगर हम लक्ष्मण को, उर्मिला के दृष्टिकोण से लक्ष्मण को भी देखें तो लक्ष्मण में भी ये सब गुण मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर नायक के दृष्टिकोण से हम साकेत की बात करें तो नायक के दृष्टिकोण से भी साकेत में महाकाव्य के सभी लक्षण उपलब्ध हैं। उसके बाद बात करते हैं रस की। देखिए रस महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत और करुण, इनमें से कोई एक रस होना जरूरी है। इनकी स्थिति अंगी रूप में तथा अन्य रस इसमें अंग रूप में होते चाहिए। अगर इस दो दृष्टिकोण से साकेत की अगर बात करें तो साकेत में कौन सा रस है? करुण वियोग श्रृंगार है, वियोग रस या वियोग श्रृंगार। देखिए क्योंकि यहाँ उर्मिला की व्यथा या विरह का मूल रूप से अगर हम रखें तो मूल रूप से देखें तो उसको शामिल किया गया है, यानी यहाँ मुख्य विषय ही उर्मिला का वियोग है। तो यहाँ पर करुण वियोग श्रृंगार का चित्रण है जो कि अंगी रस है। अन्य रस, क्योंकि राम की वीरता का भी वर्णन है, शांत रस का भी वर्णन है, अन्य रस यहाँ पर क्या है? अंग रूप में है। अंगी रूप में अगर हम देखें तो वियोग श्रृंगार है, अंग रूप में अन्य सभी रसों का समावेश यहाँ पर हुआ है। उसके बाद है फल। फल या हम इसे कह सकते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो महाकाव्य कैसा होना चाहिए? सद्वृत्त होना चाहिए, अर्थात उसकी प्रवृत्ति शिव एवं सत्य की ओर होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है? चतुर्वर्ग की प्राप्ति, यानी चतुर्वर्ग के माध्यम से अगर हम बात करें तो आदर्श समाज की स्थापना। आदर्श समाज की स्थापना कब संभव है? जब व्यक्ति परिवार, समाज और प्रकृति में समन्वय हो। तो ये 4 बातें यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम मुख्य बात चतुर्वर्ग की करें तो यहाँ पर क्या है? धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, इनमें से किसी एक बात को आधार बनाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो कि जीवन का आधार है, इनमें समन्वय का उद्देश्य महाकाव्य की कथानक में होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें साकेत की, तो वो भी इसी प्रकार आदर्श समाज को अपने उद्देश्य का आधार बनाकर आदर्श समाज की स्थापना करना, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारा जीवन को सार्थक करना। इसके साथ साथ उस समय में जो नारी की स्थिति है उसके प्रति समाज को जागृत करना। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर गुप्त जी का क्या है? समाज में नारी को विशेष स्थान दिलाना या उन उपेक्षित स्त्री पात्रों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तो यहाँ पर महाकाव्य का जो उद्देश्य है वो भी साकेत के माध्यम से पूर्ण हो रहा है। उसके बाद है शैली। देखिए, जब महाकाव्य लिखते हैं तो उसमें एक विशेष तरीका होता है। एक ही छंद में सर्ग रचना तथा सर्गांत में छंद परिवर्तन, यानी एक सर्ग की रचना एक ही छंद में होती है और जब सर्ग का अंतिम छंद होता है वो पहले लिखे गए छंदों से बदला हुआ होता है, यानी सर्ग का अंत छंद के परिवर्तन के साथ होता है और अगला सर्ग उसी परिवर्तित छंद के आधार पर लिखा जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस साकेत रचना में भी इसी प्रकार छंदों का परिवर्तन किया गया है। अब अगर बात करें नामकरण की, देखिए नामकरण का आधार भी महाकाव्य के आधार पर किया गया है, क्योंकि महाकाव्य का नामकरण किस आधार पर होता है? या तो नायक के आधार पर या नायिका के आधार पर। इसके साथ साथ अगर हम देखें किसी घटना के आधार पर, किसी स्थान विशेष के आधार पर, वस्तु के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर साकेत है। साकेत क्या है? अयोध्या का ही नाम क्या है? साकेत है, यानी एक स्थान विशेष के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। साकेत अयोध्या, जिसमें राम की पूर्ण कथा जिससे जुड़ी हुई है और राम कथा के माध्यम से ही तो सभी पहलू वो रखना चाहते हैं साकेत में। तो साकेत, क्योंकि अगर यहाँ पर वो उर्मिला की बात करते हैं तो केवल उर्मिला का ही विश्लेषण करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन उन्होंने साकेत की बात की। साकेत यानी अयोध्या। तो अयोध्या की जो जो परिस्थितियां थी, जो उस समय की विडंबनाएं थी, चाहे वो स्त्री के प्रति है, चाहे वो समाज के प्रति है, चाहे राम के जीवन में दुख की घटनाक्रम घटित हुए, उन सब का चित्रण उन्होंने साकेत नामकरण के माध्यम से किया। तो इसका नामकरण भी महाकाव्य के दृष्टिकोण से उचित ठहरता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। उर्मिला के विरह में षड ऋतु वर्णन है। तो अगर हम बात करें प्रकृति की, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने बताया उद्देश्य क्या है, उसमें एक प्रकृति भी उद्देश्य में एक बिंदु है, प्रकृति का भी यहाँ समन्वय होना चाहिए। तो प्रकृति का भी इन्होंने पूर्ण तरीके से महाकाव्य में इसमें साकेत में वर्णन किया है। यहाँ उर्मिला के विरह में षड ऋतु वर्णन है। षड ऋतु जो भारत भूमि की विशेष बात है कि यहाँ पर षड ऋतु का वर्णन किया जाता रहा है। 6 ऋतुएं आती हैं, तो उन सभी ऋतुओं का वर्णन इन्होंने किया है। इसके साथ साथ जो इनका चित्रकूट वर्णन है वहाँ भी वर्णन वैविध्य है, यानी वहाँ प्रकृति का भी वर्णन है, वहाँ मानव मन का भी वर्णन है। जो चित्रकूट प्रसंग है उसमें भी ऋतु का या प्रकृति का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या है? भाषा। देखिए भाषा की अगर बात करें तो अब से पहले ब्रज भाषा चल रही थी, लेकिन साकेत जो रचना है वो खड़ी बोली हिंदी में है। आप ये ध्यान दें, खड़ी बोली में इसकी रचना की गई है, क्योंकि द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। और द्विवेदी युग की खास विशेषता क्या है कि उन्होंने खड़ी बोली को मुख्य महत्व दिया या विशेष महत्व दिया। और ये साकेत जो महाकाव्य है वो भी खड़ी बोली में लिखा गया है, यानी तत्कालीन समाज की भाषा में उसकी रचना की गई है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो साकेत को महाकाव्य कहा जा सकता है या महाकाव्य की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप और अच्छी भूमिका बनानी चाहें तो यहाँ महाकाव्य के तत्वों के रूप में आप सबसे पहले जो जैसे रामायण है,
पौंचर्यु है, रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, उसका वर्णन भी आप भूमिका में दे सकते हैं। इसके साथ साथ साकेत के पीछे जो टैगोर और द्विवेदी जी के निबंधों का प्रभाव है उसको भी आप इसकी भूमिका में लिख सकते हैं। वो सब मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा नहीं डाली। लेकिन जब भी आप किसी प्रश्न की भूमिका बनाएं तो उस प्रश्न से जुड़े हुए सभी वीडियो देखें और अपनी एक विशेष भूमिका आप तैयार करें। देखिए, कुछ आप लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि क्या आपने जितने पॉइंट हमें बताए हैं हमारे पेपर के लिए उतने उपयुक्त हैं, क्या उतना लिखने से हमारा पेपर अच्छे नंबरों से हम पास कर पाएंगे। देखिए, ये मैं पीपीटी बनाकर आपको पॉइंट्स देती हूँ। पीपीटी का मतलब क्या है? पावर पॉइंट्स। ये पावर पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट को विस्तार देना आपका काम है। आप केवल पॉइंट लिखकर उन्हें खाली ना छोड़ें, जो मैं बोलकर बताती हूँ वो सब लिखेंगे तभी आपका पेपर पूरा होगा या आपका बड़ा क्वेश्चन तैयार हो पाएगा। क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो भी तो इसी प्रश्न का उत्तर ही बोल रही हूँ। तो अगर मैं ये सारा कुछ यहाँ लिखूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए केवल स्क्रीन पर देखकर उसको पढ़ना बोरियत होगी। तो जो मैं बोल रही हूँ वो सब बातें आप याद रखें और जब पेपर में उस पॉइंट को विस्तार से लिखें तो उन सारी बातों को उसमें ज़रूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा और इसी तरह आप इस प्रश्न को लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।